अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 5 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। और रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एक भाई ने सवाल किया है कि डिस्पोजल बहुत नहीं, सवाल नहीं, उन्होंने बताया डिस्पोजल बहुत आसान है। तो दूसरे ने कहा कि डिस्पोजल का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो भाई बात यह है, डिस्पोजल एक एडजस्टमेंट के तौर पे किसी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, किसी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिस्पोजल एक छोटी सी चीज़ है। आप समझ रहे हैं, पता नहीं आपने कोई किला फतह कर लिया कल, एक एडजस्टमेंट तैयार किया आपने। अब ये एडजस्टमेंट डिफरेंट तरीकों से टेस्ट हो सकती है। IS-16 का अपना सवाल आए तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना आपसे रिक्वायर कर सकता है। उस नोट के सवाल में एक एडजस्टमेंट डिस्पोजल की भी हो सकती है। एक्सट्रैक्ट्स बनवा सकता है, एक एडजस्टमेंट डिस्पोजल की हो सकती है उसमें, जो आपने कल पढ़ा। ठीक है, आपसे जनरल एंट्रीज मांग ले, एक आधी एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट डिस्पोजल की हो सकती है। आप फाइनल अकाउंट के सवाल में चले गए, करेक्शन ऑफ एरर बीच में डाल देता है, गलती करवाता है, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको IS-8 का टॉपिक करना पड़ता है, उसके अंदर कोई प्रायर ईयर एरर है, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये सारी सवालों टॉपिक्स के अंदर, NPO के अंदर, कैश फ्लो के अंदर डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। तो डिस्पोजल एक एडजस्टमेंट के तौर पे आपको तकरीबन हर जगह मिलेगा, है बड़ी फेवरेट एडजस्टमेंट और बड़ी ज़रूरी एडजस्टमेंट भी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका अलग से बड़ा सवाल कैसे बन सकता है? ये तो बचपन की बातें, आप बचपन में सोच रहे हैं कि ऐसे होंगी, ऐसे नहीं होगा जी। 24वां करा देता हूँ, 23वां और 22वें का सोल्यूशन फिर किसी कल याद कराना, फिर देखूंगा कोई मिल गया तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल है। 22-23 का सोल्यूशन अगर नाम तो चलेगा। 24वां जो है ना, वो ज़रा ये मसला, उसमें मसला तो कोई नहीं था, हैं? चलो फिर ज़रा थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी। तो पहले ये काम करते हैं, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे मूव करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस बचपन वाला कराऊंगा, फिर बचपन वाला ये सवाल आप कराऊंगा, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस में डिस्पोजल को कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर मेरे ख्याल में डिस्पोजल हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक्सचेंज की बात कल फिर शुरू कर देंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ईद से पहले पहले मेरा दिल है सारे काम कर लें सिवाय रीवैल्यूएशन के। तो ईद की छुट्टियाँ हैं 3-4 जो होंगी, उसके बाद जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो फिर हम पहले ही दिन, ईद की छुट्टियों से पहले ही दिन हम रीवैल्यूएशन को स्टार्ट कर लेंगे। रीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीवैल्यूएशन का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, वही वाली बात, रीवैल्यूएशन भी एक एडजस्टमेंट होगी, लेकिन उसके मार्क्स ज़रा ज़्यादा हैं, ठीक है, और काम ज़्यादा होता है। चलें जी, 24वां सवाल करा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें डिस्पोजल है। 22 और 23 के अंदर तो डिस्पोजल 23 में भी था। ओके, चलो ठीक है, कोई एक करना है, ये कर लेते हैं, इसमें ज़रा कम है डिस्पोजल। दो डिस्पोजल है ना ज़रा, और एक एडिशन है, तो दो डिस्पोजल ज़रा कम काम करना पड़ेगा मुझे, और समझ भी आ जाएगी कि दो हो या तीन हो, बात तो एक ही होती है फिर, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13। रिक्वायरमेंट है एसेट का अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बनाना है, और डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। 13 का भी और 14 का भी, मैं सिर्फ 13 का ही बनाऊंगा, ठीक है ना जी, क्योंकि 14 के अंदर कुछ भी नहीं होना, सिर्फ डेप्रिसिएशन होनी है, वो भी सिर्फ ओपनिंग एसेट्स पे, ना कोई एडिशन है हमारे सवाल में 14 के अंदर, ना कोई डिस्पोजल है। तो जो ओपनिंग पड़ा होगा बस उस पर ही आपने रेट लगा देना। इसलिए अगर हो सका तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, या हो सकता है फिर कर भी लें। फिलहाल तो शुरू करते हैं सवाल को। तो दो डिस्पोजल हैं, मैंने आपसे अर्ज किया था कि दो डिस्पोजल अकाउंट्स बनाइएगा, दो अकोमोडेशन की दो वर्किंग्स करिएगा, यानी सब कुछ जो है वो दो दफ़ा करना है। जो एक दफ़ा किया था वही काम दो दफ़ा, और पिछला सवाल जो आपने किया उसमें आपने 3-3 बार कर लिया होगा। अब ये सवाल आपको चेक भी करा देगा कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है जी। सबसे पहले मैं एसेट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। बातें नहीं करें, तो बातें करने की वजह कोई नहीं मुझे समझ आ रही। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ा है, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है, ठीक है, और रुपीज़ इन थाउजेंड्स ही कर लेते हैं, तो सिफरों से बचत हो जाएगी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, मैं एक ही साल का बनाऊंगा, अब जगह तरह तंग है, दो डिस्पोजल अकाउंट में एक लाइन में ही बनाना चाह रहा हूँ सारे।
तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन कर लेते। और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर डिस्पोजल का अकाउंट, 2 डिस्पोजल है तो 2 डिस्पोजल अकाउंट, चलो ओपन कर ही लेता हूँ, लेजर बना ही रहा हूँ तो। रुपीज़ इन थाउजेंड्स ही चल रहा है काम हमारा। चल स्टार्ट करते हैं जी सवाल। सबसे पहला काम, यकम जनवरी 2013 पर ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इनको लिखें, इसके भी नंबर होते हैं। तो यकम जनवरी 2013 ब्रॉट डाउन 70 और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बेटा पहले लिख लेना, सारे ओपनिंग उठाकर पहले लिखने होते हैं। यही नोट में भी करेंगे, नोट के सवाल के अंदर जैसे आपको कल सवाल नहीं दिया एक 3 एसेट्स आ रहे थे, ऐसे ही आपके सवाल में 3 एसेट्स होंगे और आप नोट के अंदर 3 कॉलम्स बना लोगे, तीनों को अलग अलग लेकर चलना होगा, ठीक है ना। बड़े सवाल के अंदर कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटी एडजस्टमेंट्स मिलकर पूरा सवाल बन जाता है। ये जो आप एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एडिशन, अभी जैसे वो आपने पढ़ा हुआ है कॉस्ट डिटर्मिनेशन के एसेट के अंदर क्या क्या है, एक एडजस्टमेंट वो डल जाएगी, एक डिस्पोजल या एक्सचेंज की डल जाएगी, ऐसे ही एक रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट डल जाएगी, ऐसे ही एक एस्टीमेट चेंज की एडजस्टमेंट डल जाएगी, और ये 4-5 एडजस्टमेंट मिलकर एक पूरा सवाल बन जाएगा। और क्या, समझ आ गई बात, ठीक है। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अभी आपको, अभी वो मंजिल ज़रा दूर है। पूरा सवाल करने के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। तो यकम जनवरी 2013 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड फॉरवर्ड 20 बैलेंस, ठीक है जी। उसके बाद जी अब सवाल की तरफ आए तो एडिशन है एक, यकम मार्च 13 पे 10,000 का, एंट्री बोलिए, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 10,000 का, किस दिन जी, 1/3/13, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है जी, डिस्पोजल्स है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, क्या कॉस्ट और सेल प्रोसीड गिवन है। हमारे 4 स्टेप्स थे डिस्पोजल के, बेसिकली जनरल एंट्री वही थी, ठीक है। क्या थे 4 स्टेप, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकाल दें जो जा रहा है, और उसकी सारी जिंदगी की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल दें। अब एसेट की नेचर डेबिट है तो कुछ निकालने के लिए क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है तो कुछ भी निकालने के लिए डेबिट। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप कैश करेंगे रिकॉर्ड, और चौथा स्टेप बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस आ जाए। डन जी। तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकालें, तो कितनी कॉस्ट गिवन है जी, ये 5,000 कॉस्ट है और 1,000 उसकी सेल प्रोसीड है, ठीक है। तो 5,000 इज कॉस्ट, तो 5 को हमने एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया, और दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दें, इसको डेबिट कर दें, ये एक डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लिया हमने। तो डिस्पोजल नंबर 1 कह दें, कुछ भी कह दें, डेट लिख दें, खैर है जो भी है, बस दोनों डिस्पोजल डिस्पोजल लिख दें, ओके। अब इसके आगे क्या लिखेंगे आप, ये एसेट अकाउंट से आया है, डेट है इसकी 30/6, और इधर लिख दोगे आप और डिस्पोजल। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करना है और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन इस फिगर को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग करते थे, ठीक है जी। तो ये फिगर निकल आएगी, तैयारी पूरी मैंने कर ली है, बस अब वर्किंग करनी है, और वर्किंग भी हमने शॉर्टकट ही लगाना है। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, लाइफ कैलकुलेट करनी है,
एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकल आएगी। तो सीखने के लिए पूरा लेक्चर लगा था, करने के लिए तो अब फिर टाइम कम से कम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो वर्किंग नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 1 हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर बातें नहीं भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन निकालें कैसे जी? कॉस्ट इनटू रेट या डिवाइड बाय लाइफ। तो सवाल में गिवन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है जी। तो 5 इंटू 10% से क्या आ गया जी? 1 साल की डेप्रीसिएशन, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने लाइफ पास, ठीक है। वो लाइफ पास के लिए हम डेट ऑफ परचेज लिख लिया करते हैं और डेट ऑफ सेल। तो वर्किंग 1.1 मैंने ऐसे ही ओपन कर ली, ठीक है जी। डेट ऑफ परचेज क्या है जी हमारी? क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल 9 और डेट ऑफ सेल क्या है? 30 जून 30, ठीक है। तो 1/4/9 और डेट ऑफ सेल 30 जून 13। अब ये ज़बानी भी करेंगे लेकिन फिलहाल ऐसे करते रहे, ज़रा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब ईयर एंड सवाल से देखो क्या है, 30 जून भी हो सकता है, मैंने बोला था 30 सितंबर भी हो सकता है, 31 अक्टूबर हो, 31 मार्च हो, हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से ईयर एंड कर लेती होती है, ठीक है। तो आपके सवाल में ईयर एंड आपने पहले देखना है, तो ईयर एंड है 31 दिसंबर। अब वो एसेट जो 1 अप्रैल 9 को आया तो उसका पहला ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 9 पे। तो कितने महीने 9 वाले साल में चला होगा? 9 महीने। फिर 10 वाले साल में, 11 वाले साल में, 12 में, 13 में। अब कैलकुलेटर से पूछो, वो कह रहा है 4.25 ईयर्स आंसर, ठीक है जी। तो 4.25 ईयर्स ये मैंने वर्किंग 1.1 से निकाल दिया। वैसे आपके लिए किया है, बस 1-2 दिन बाद बेशक आसान हो तो इसको ज़बानी करें, कोई मसला नहीं है। असल में तो इस वर्किंग के नंबर मिल जाने आप, ठीक है। आंसर 2. चलो ठीक है, मर्जी है ताड़ी, ठीक है जी। अब ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 1 फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो इसको हमने, ठीक है जी, यहाँ पे लिखिए, कोई मसला। इस डिस्पोजल को पूरा कर देते हैं फिर। अब तो सीख लिया है ना, ठीक है। कल तो मैंने जरा पहले दोनों लेजर्स पूरे करा दिए थे, ये याद कराने के लिए फिर नोट में भी काम आएगा कि आपका अगर पीपी का नोट बने तो उसमें सिर्फ यही 2 लेजर जाते हैं, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। अच्छा चले, फिलहाल तो अब जरा डिस्पोजल का लेजर बनाना है। तो स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट। तो कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 1 से। तो बैलेंसिंग फिगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरफ ही आ रही है, पीएनएल में फेंक दें। अब डिस्पोजल के लेजर तक 1 पॉइंट, डिस्पोजल के लेजर तक की अगर बात करें तो डिस्पोजल के लेजर में तो बस पीएनएल बैलेंसिंग डाल दिया है हमने। अब हमारी बला से ये गेन है या लॉस है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, अगर पीएनएल बना रहे हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा, गेन हुआ तो अदर इनकम है, लॉस हुआ तो अदर एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो इसलिए डिस्पोजल के लेजर की हद तक तो काम आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिस्पोजल है, तो फिर यही सारा काम दोबारा कर लें। ये मैंने आपको ज़बानी बता के भेजा, तो होपफुली आपने ऐसे कर लिया होगा, ठीक है। तो सेकंड डिस्पोजल 1 जुलाई 10 को एसेट खरीदा था, 30 सितंबर 13 पे बिका है, 2000 का खरीदा था, 500 का बिका है, ठीक है। तो स्टेप 1, इस डिस्पोजल की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें। 30/9 है ना, इसको क्रेडिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में फेंक दें। तो यहाँ से 2 रुपये क्रेडिट हुए। अब किताबों में आपको अक्सर जगहों पे, किताबों में, सॉल्यूशंस में डिस्पोजल इकट्ठा बना हुआ भी नज़र आएगा। गलत वो भी नहीं है, लेकिन आपके लिए गलत है क्योंकि मैंने आपको कह दिया अभी हमारी क्लास का असूल क्या है, जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। वैसे गलत नहीं है, इकट्ठा बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग बनाने हैं आपने, बस आज से ऑनवर्ड्स हमेशा अलग अलग ही बनाने, ओके। इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको जी। तो डिस्पोजल का अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है जी। ये 30/9 पर
एसेट अकाउंट से। स्टेप 2 में हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, फिर ही निकालना है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2 या एडजस्टमेंट नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिखें, सिर्फ डिस्पोजल लिखें। बल्कि ये अंग्रेजी के हेडिंग भी नहीं देनी है आपने थोड़े अरसे बाद, बस वर्किंग 2 के आगे अगली बात ये लिखनी है। लिख तो रहे हैं वो यहाँ से वहाँ पे लिख रहे हैं, तो मतलब वही चीज़ है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सिंप्लीफाई करते जानी है आपने, कम करती जानी है, एफिशिएंसी के साथ काम करना है, ठीक है। जैसे मैं आज आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर वो डिटेल्ड वर्किंग से डिस्पोजल पहले कराऊंगा, वो कराने के बाद फिर रिवाइज हो गया ना पुराना, फिर आपको उसमें भी शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, ताकि टाइम बचे। एफिशिएंसी समझने के लिए पूरी कहानी, उसके बाद फिर एफिशिएंसी पर्चे के लिए चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब ये मैं लिख रहा होता हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, तो थोड़ा सा अभी तो सीटें खाली हैं, आजकल कौन सी मजबूरी है, एक आधी सीट और पीछे बैठा करें, ठीक है ना। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें जी। 2 इंटू 10% इंटू, अब यहाँ पर डेट ऑफ परचेज, मैं वर्किंग का रेफरेंस भी नहीं लिख रहा, और डेट ऑफ सेल, किस दिन खरीदा था हमने इसको, 1 जुलाई 10 पे, और 30 सितंबर 13 पे बेचा है, तो 1 जुलाई 10 और 30 सितंबर 13। अच्छा, राइटिंग फॉन्ट तो छोटा नहीं है वैसे, अभी तो इतनी क्लास छोटी नहीं है भाई, इधर सही नज़र आ रहा है। अच्छा, क्वालिटी सही हो गई है, लेकिन कल वाले लेक्चर से आज वाले लेक्चर को कंपेयर करके मुझे रिपोर्ट करना है आज आपने, आज ही, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, तो 1 जुलाई 10 पे जो एसेट हमारे पास आया है उसने 31 दिसंबर 10 तक 6 महीने इस्तेमाल हुआ होगा, फिर 11 वाला साल पूरा, 12 वाला पूरा, 13 में 9/12, आंसर 3.25 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3.25 लिखा हमने और आंसर आ गया 0.65, ओके। तो 0.65 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट करके, वर्किंग 2 से हमने ये निकाली 30/9/13। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इस जाने वाले एसेट, असल में एसेट का सारा खाता हमने निकाल देना, एसेट को डी रिकग्नाइज करना है। तो अब एसेट ना 2 हिस्सों में बैठा हुआ पड़ा है, एक जगह पे उसकी कॉस्ट पड़ी और दूसरी तरफ उसकी एसेट की वैल्यू की कमी अलग से पड़ी हुई है, तो इसलिए उनको अलग अलग निकालना पड़ रहा है। और अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे होते, जो कि एंड पे बनाऊंगा इंशाल्लाह, ईद से पहले ही बना लेंगे वो भी, ठीक है, क्योंकि मैंने ईद के बाद, मैंने रीवैल्यूएशन को ईद के बाद रखा है, उसको पहले नहीं छेड़ना, क्योंकि उस पूरी रीवैल्यूएशन को करने के लिए हमें 5 से 6 दिन चाहिए इकट्ठे, तो उसमें ब्रेक नहीं चाहता मैं। बहरहाल ईद के बाद जो पहला दिन होगा उस पर कोशिश करके सारे इधर अवेलेबल हो जाएगा, रिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो एक ट्रैंच के अंदर, एक जो है वो तरतीब के अंदर हमने करना होगा, तो उससे पहले इंशाल्लाह। तो बुक वैल्यू पर अगर एसेट अकाउंट में कह रहा था बन रहा होगा, तो फिर एसेट अकाउंट में चूंकि एसेट की बुक वैल्यू पड़ी होगी तो निकालेंगे भी बुक वैल्यू, फिर ये दूसरा अकाउंट ही नहीं वजूद में आएगा। खैर वो जब होगा तो देखेंगे, फिलहाल तो ऐसा है नहीं, ठीक है। चलें जी आगे। अब स्टेप 1, अच्छा इधर रह गया, स्टेप 2 0.65, ये डिस्पोजल के अकाउंट में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फेंक दिया, तो 30/9/13। स्टेप 3 रिकॉर्ड करेंगे कैश, कैश कितना है 500, तो 30/9 पर कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। अब थाउजेंड्स में चल रहे हैं तो 0.5 लिखेंगे, ये नहीं समझ आता ना, तो 5000 डिवाइड बाय ये 500 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 1000 करके लिख लिया करो। होता है ना, कोई मेरे जैसा भी होता है, आप जैसे नहीं है, आप तो सब लाइक बच्चे हैं, ठीक है जी, तुम भी मेरे जैसे, असी भी तुसी हैं, कोई नहीं खैर, तो मैं पास कर गया तो पान तुसी भी कर ही जाना है जी। जी गेन लॉस है, लॉस ही है अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का करा रहा हूँ आपको कि डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे लॉस आता है, इसलिए हर सवाल ये जो अपने बनाया सवाल है ना, वरना गेन भी आ सकता है लॉस भी, तो ये काफ़ी देर बाद जाके कहीं किसी सवाल में गेन आना है एकदम से, तो आपको तब तक याद हुआ पड़ा होगा डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे तो हमेशा लॉस आता था, तो जैसे ही डेबिट साइड बैलेंस फिगर करके आपने एकदम ठटक जाना, ओह गेन, तो ये गैर महसूस तरीके से आपको मैं याद करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ तो लगानी होती हैं, जुगाड़ है जुगाड़ उस्ताद जी। 0.8, लो जी डिस्पोजल के अकाउंट्स तो मुकम्मल हैं, ठीक है।
इनफैक्ट एसेट का अकाउंट भी मुकम्मल है, लेकिन एक्यूमुलेशन का अकाउंट अभी रहता है, क्योंकि उसमें अभी हमने डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है। तो वर्किंग नंबर 3 हम करेंगे अपनी मशहूर ज़माना वर्किंग डेप्रीशिएशन एक्सपेंस की। अच्छा, मैं अब इससे अगला साल जो है ना उसको ज़बानी ही बता दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास उधर जगह ज़रा तंग है। ये बन गई तो बना लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे जी? हाँ, सबसे पहले ओपनिंग, फिर एडिशन, फिर ये 3 चीज़ें हैं, चौथी कोई चीज़ नहीं आनी। मेथड बदलेंगे, एसेट एक्सचेंज में जाएगा, जो मर्जी होता रहेगा। आखिरी लेक्चर में भी ये एडजस्टमेंट आएगी, मिसाल के तौर पे कि आपको कोई ऐसा एसेट गिवन होगा, कोई ऐसी क्लास ऑफ एसेट गिवन होगी, मिसाल के तौर पे आप कर रहे हैं क्या, एनपीओ का सवाल कर रहे हैं या फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे हैं। अब एंड चल रहा होगा, आखिरी महीने चल रहे होंगे आपका, हम आखिरी महीने में पढ़ रहे होंगे हम, तो उसमें भी जाके अगर आपको कोई एक क्लास ऑफ एसेट में ऐसी होगी कि उसमें एडिशन भी मिल रहा होगा, डिस्पोजल भी मिल रहा होगा, तो हम डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन इसी फॉर्मेट पे करेंगे। ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे हम कि इसको बदले ना, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे हम डिस्पोजल्स, ठीक है। तो ये कल नई चीज़ आई थी, ये एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो नई चीज़ को ज़रा जानकर चलते जाएं, एक एक चीज़ रोज़ ऐड करते जा रहे हैं। जैसे आज रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, 2-3 जगहों पे चेंज आना है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन इसको काबू में रखना है। यहाँ पर ईजी नहीं लेना चीज़ों को, यहाँ पर जो प्रैक्टिस ड्यू प्रैक्टिस है वो करते रहना है, इंशाल्लाह फिर एंड पे जाके मसला नहीं होगा आपको, ओके। अच्छा जी, तो वरना फिर चीज़ें बाद में जाके मिक्स होने लग जाएंगी। तो अब ओपनिंग एसेट्स को लेना है, मेथड कौन सा है अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर ओपनिंग एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो पिछले साल से चले आ रहे हैं। इसका मतलब उनका जौन सा मर्जी साल हो, हमें तो कॉस्ट ही चाहिए। तो ऑन ओपनिंग में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस कर देंगे, उसमें से ओपनिंग ही मैंने लिखवा दिया था, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, सारी ज़िंदगी वही रहती है, ओपनिंग वाली उठाओ या किसी असल दिन वाली उठाओ, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट, यही लिखवाया था कल, ठीक है। अब आज इसी ने बदलना है, रिड्यूसिंग बैलेंस ने आना है, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू सबकी ले लेनी है। अब वो हमें निकालनी पड़ेगी इन दोनों लेजर्स से कंबाइन करके, नेट करके। फिर यहाँ बुक वैल्यू, अगर ओपनिंग सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है तो डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू ही उसमें से लाइक विद लाइक ही होता है ना, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस करनी पड़ेगी, बस यही फर्क आना है, ठीक है ना। तो अगला भी तैयार हो गया डिस्पोजल, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स 70 और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो 5 भी है और 2 भी है, इकट्ठा कर दे, ठीक है। 3 हो तो 3, आपने 3 में भी ऐसे ही किया होना, इनटू 10% 6.3, ठीक है जी। उसके बाद ऑन एडिशंस, तो एडिशन तो एक ही है, वो है 10 का 10% रेट है और आया है यकम मार्च से यूज होना शुरू हुआ है, तो 10/12 जी पॉइंट। इसको भी ऐसे कर लें, चलो अब रहने दो इसको, वो तो हो गया जो होना। अच्छा जी, उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, तो अब डिस्पोजल्स अलग किए हैं, इसलिए यहाँ से निकाले हैं कि पूरा साल डेप्रिशिएट ना हो, लेकिन इस साल जितना इस्तेमाल हुए हैं उतना तो डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो डिस्पोजल्स 2 हैं, ये 5। अब जौन सा मर्जी साल है, इनका दूसरा साल है, तीसरा है, चौथा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट तो कॉस्ट पे ही लगना है, तो कॉस्ट 5 पकड़ी, उस पर 10% रेट लगाया, और अब जितने महीने इस साल में इस्तेमाल हुआ है, तो ये 30 जून 13 तक हमने यूज़ किया है, तो 6 महीने इस साल में डेप्रिशिएट कर देंगे। 0.25, ये 83 था, चलो एक कर ही देते हैं। उसके बाद 2 इंटू 10% इंटू 9/12, वेरी गुड, 0.15, ग्रैंड टोटल करें
7.53. दिस इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डबल एंट्री बोलें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated डेप्रीसिएशन क्रेडिट 7.53. वर्किंग 3 से आया 31 दिसंबर 2013। तो 31 दिसंबर 2013 पर एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या शो कर रहा है? बैलेंस क्या नजर आ रहा है जी? हाँ बता दो फिगर। 73। और accumulated डेप्रीसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 24.8 भी है। रोला बैग है ना फिर 20 नहीं, अब नहीं कर सकते। अब जो लिखा हुआ उसी का आंसर बताओ। अब कुछ नहीं, राउंडिंग जो करनी थी वो की हुई है। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, यहाँ ऐसा काम नहीं करना। जो फिगर यहाँ लिख दी हैं अब उसका बैलेंसिंग ही निकालेंगे जी। तो 31 दिसंबर 2013 कैरी डाउन क्या है जी? बैलेंसिंग फिगर 24.75 जी। कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था घर पे? ओके, आप लोगों ने नहीं किया था? दोनों ने नहीं किया था? क्या वजह थी? अच्छा, और जी किसने नहीं किया था? किया अटेम्प्ट? सबने किया? बाकी सही था आंसर? कोई मसला? अभी बता देता हूँ जी। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। एक्सट्रैक्ट्स ज़बानी बताने की बजाय लिख ही देते हैं, ठीक है? तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है 2013 है ना हमारा, 7.53 पीएनएल में आना है। फिर डिस्पोजल लॉस है, दोनों का ही लॉस है तो लिख दो लॉस ऑन डिस्पोजल और ब्रैकेट में ऐड कर दो दोनों को। 1.875 प्लस 0.85 लो। बेहतर तो यही होता है कि अलग अलग लिखें, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स में नेट भी कर दोगे तो कहेगा कुछ नहीं, पर ये प्रेजेंटेशन सही है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में जाता है और लॉस ऑन डिस्पोजल अदर एक्सपेंस में जाता है। और पीएनएल का फॉर्मेट पहले जो बनवाया था उसमें मैंने आपको कोई नेट अदर इनकम एक्सपेंस तो नहीं दिखाई थी, अलग ही थे ना। तो बेहतर यही है कि इनको अलग रखा जाए, ठीक है? गेन अलग, लॉस अलग। तो अगर गेन एक होता और एक लॉस होता, मिलकर लॉस ऑन डिस्पोजल, अगली लाइन में गेन ऑन डिस्पोजल, ये माइनस होता वो प्लस होता, बस, ठीक है? चलो बैलेंस शीट भी बना ही दो। स्टेटमेंट ऑफ, तो यहाँ पर तो क्लोजिंग बुक वैल्यू आनी, उसमें आपके डिस्पोज होने वाले एसेट नहीं नज़र आ रहे होंगे, नॉन करंट एसेट्स हैं। तो इनके अंदर जो एसेट होगा, पीपीई हो, जो भी हो, तो कॉस्ट है क्लोजिंग उसकी 73 माइनस उसकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, आंसर 2। आखिरी रोजे चल रहे हैं ना, सुबह बच्चों की तरह मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं तो छुट्टी कर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह सेशन में नहीं करेंगे छुट्टी कोई, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, सही है। अच्छा हाँ, वो तो मैं बताना भूल गया, चूँकि कैलकुलेट नहीं कर रहा, अगले साल में कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 73 ही ओपनिंग बनेगा, यही क्लोजिंग। इधर 24,758 ओपनिंग बनेगा, लेकिन डेप्शन एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। और वो बहुत आसान है, क्योंकि यही 73 क्लोजिंग ओपनिंग जो बना होगा, यही ओपनिंग के ऊपर आपने 10% लगाना है और कोई फ्रैक्शन नहीं। तो 7.3 की डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, बस, ठीक है? चलें जी, इधर ले आए जाज भाई और बोर्ड हमें मिटा दें। किसी ने पिक्चर शिक्चर लेनी है तो ले लें। अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें। अब खैर है, ये ना पूछते रहना ऑनलाइन वाले बच्चे तूफान बर्पा किए रखें, 23 का सोल्यूशन दें, 22 का दें, बस जो किया आपने वो सही होगा। कुछ अपने ऊपर एतमाद भी होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी अगर नज़र आ गए तो मैं दे दूंगा, किताब में तो प्रॉबेबली होंगे।
जी ईदों बाद आजकल पूरा पाकिस्तान इस मोड पे लगा हुआ है, आपको पता है ना। हमारी कौम ना इस मोड पे लग जाती है ईद से हफ्ता 10 दिन पहले। जो भी काम किसी को कहेंगे तो कहेंगे ईद के बाद। दफ्तर चले जाएं, किसी सरकारी दफ्तर चले जाएं, किसी बंदे से काम कर दें, ईदों बाद, ईदों बाद। ऑफिशियली इस वक्त हम ईदों बाद मोड के ऊपर चल रहे हैं। तो बुक कब आएगी? ईदों बाद। हम भी तो इसी कौम का हिस्सा है। अच्छा जी, क्या क्या बोले? शरारतें करते हो मेरे साथ हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन 25 देखें क्या है। साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 200 ऑन यकम जनवरी 19। एसेट हैज़ अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850। एसेट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग एट 30। कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 19 से ऑनवर्ड। चल मैं नहीं इतने कर रहा, एक दो कर लेते हैं बस। लेकिन यहाँ पर वो ज़रूर चेक कर लेते हैं। वैसे पर्चे में चेक नहीं किया करेंगे, उसने रेट दे दिया है तो बस यही रेट है। उसने बोल दिया ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हुए आप डेप्रिशिएट करो और रेट डेप्रिसिएशन का इतना है तो बस उतना ही है। ठीक है ना। टाइम ज़ाया नहीं करना चेक करके। हो सकता है उसने राउंड करके दिया हुआ वो आपको, ठीक है। अगर ना गिवन हो तो फिर फॉर्मूला। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर हम वैसे निकालते कैसे थे ये रेट, ये ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। तो रेट निकालते थे हम 1 माइनस nth रूट एस ओवर सी, ऐसे ही है। तो एन क्या है जी? अब यहाँ पर सवाल में यूजफुल लाइफ गिवन है, यहाँ पे यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है, फिर चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे निकल सकती है, यहाँ पे एन को आप कर लें, निकल सकती है, ठीक है। रेट गिवन है ना, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को आप करें ना होमवर्क में, मैं अगला कराता हूँ, क्योंकि उस सवाल के अंदर दोनों मेथड्स आमने सामने और रेट भी निकालना है, ज़्यादा अच्छा है वो, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखें जी। कॉस्ट एसेट की गिवन है, रेजुअल वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है और रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारी लाइफ की निकालें अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ये इसलिए मैं करवाऊंगा आमने सामने आ जाए, ताकि कन्फ्यूजन कोई अगर है भी तो दूर हो जाए कि जो वर्किंग का फॉर्मेट मैंने बनाया था पहले दिन स्ट्रेट लाइन समझाने के लिए, वो वर्किंग का फॉर्मेट कोई ये कंफ्यूज ना करे कि रिड्यूसिंग बैलेंस का होता है। वर्किंग का फॉर्मेट जो है वो एसेट की बुक वैल्यू शो करता है, डेप्शन एक्सपेंस की सामने फर्स्ट कैलकुलेशन होती है, मेथड वहाँ पे यूज हो रहा था। तो वो दोनों सवालों के अंदर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। पहले कौन सा मेथड लगाओगे? स्ट्रेट लाइन। चलो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन में एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 करके, आंसर क्या है 90/4, 22.5 है, 22.5 बना, ठीक है। तो या आप ऐसे 22.5 निकाल लें, या आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में रेट निकालने का तरीका, अगर रेजुअल वैल्यू आ जाए तो ये 22.5% बनना है। बहरहाल चेक भी कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, मेरे ख्याल में रेट ही निकालते हैं, ताकि इधर भी रेट हो, रिड्यूसिंग बैलेंस तो वैसे ही रेट है, कोई कन्फ्यूजन है तो दूर है। वैसे इसका आंसर ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन और हम पर्चे में ऐसे ही किया करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, लाइफ गिवन होगी तो बिल्कुल भी रेट नहीं निकालेंगे। लेकिन आज ज़रा वो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने आपको कल या परसों शायद डिस्कशन की थी आपके साथ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेट है, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट, ये 3 कॉलम होते हैं ना हमारे। अब
किस दिन एसेट खरीदा जी? 1 जनवरी 2000। देख के बता दो सवाल से, सवाल आप लोगों के पास मौजूद है। ये हैंड आउट पहले दिन वाला हैंड आउट ही चल रहा है, पता है ना, किसी के पास ना हो। आज तभी ठीक है आपकी, नाराज तो नहीं हो हमसे? इतना दूर होके बैठ गए, पहले इधर अच्छे वाले बैठे हुए थे मेरे करीब करीब, नाराजगी हो गई है, गलती हो गई हमसे कोई? अच्छा चल, रोज़ा लग रहा है सुबह से, 8 पैरा रखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं जी। 1 जनवरी मैं ऐसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा कहीं सोना ना जाए, मेरा दोस्त ज़रा दूर बैठा हुआ था ना हमसे, ठीक है जी। 1 जनवरी 2016 पर हमने ये एसेट खरीदा है, कॉस्ट है इसकी 100,000 में चल रहा है काम, ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन करनी है तो एक तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि आप 100 माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ करें, लेकिन अगर आप रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फॉर्मूला में रेजुअल वैल्यू को इनबिल्ट कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको फॉर्मूला लगाते हुए रेजुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं दोनों जगह रेट ला रहा हूँ ताकि फ़र्क सामने आ जाए ना, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस का फ़र्क क्या है, ठीक है। बाकी ये तो तरतीब आपके सामने आ गई ना कि कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर लाइफ करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए रेट, तो रेट मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा जी चलो जाकर निकाल लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। ये 16, 17, 18, बस इतना ही होना है ना, 16 का एंड, फिर 17 का एंड, फिर 18 का एंड, 3 साल ही लाइफ है, 4 है, 16, 17, 18, 19 भी करना पड़ना है। चलो खैर, वर्किंग नंबर 1, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि ये फॉर्म मैं कॉपी करके इधर लिख लूँगा, बस फिर वर्किंग मिटा दूंगा बीच में से, ठीक है। अच्छा जी, अब रेट निकालना है जी। रेट निकालने का फॉर्मूला ज़रा याद करके बताओ मुझे, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू, पीआरसी में तो करते हैं ना आप लोग, डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू लाइफ इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूँ, अंग्रेजी लिखने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है 100, रेजुअल वैल्यू कितनी है 10, फिर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू लाइफ, तो 100 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 22.5, वही 100 था ना, ज़रा आसान सा सवाल बनाया हुआ है, 22.5%, ठीक है जी। अब अगर आपने रेट निकाला है और रेट को निकालते हुए आपने रेजुअल वैल्यू को उसी में इनबिल्ट कर लिया है, तो फिर दोबारा माइनस ना कर देना यहाँ पर, बल्कि सिंपली 100 इंटू 22.5% कर दोगे, ठीक है, और कहोगे जी वर्किंग 1 से निकाला है। बस एक बार लिख दिया एग्जामिनर के लिए, फिर दोबारा नहीं लिखना वर्किंग 1, ठीक है। समझ आ रही? क्या आंसर आया जी? 22.5। तो यही मैं कह रहा था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करें या कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जनाब दिसंबर, ये 31 दिसंबर 16 पर डेप्शन कैलकुलेट किया आपने, और 31 दिसंबर 16 पर आपकी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आ गई, ठीक है जी। वो देखो साथ साथ ही आ गए जी, 77 पॉइंट, जिनको समझ आई उनको आई, जिनको नहीं आई वो कल आएगी उनको समझ। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला सेम रखना है, डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन हो तो फॉर्मूला सेम रहता है या डेप्शन एक्सपेंस सेम आता है, फ़र्क सिर्फ पहले साल में पड़ सकता है अगर एसिड पूरा साल इस्तेमाल ना हुआ हो, फ्रैक्शन लग जाता है, ठीक है। तो 77.5 इंटू 22.5% है ना, गलत, फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, ये तो अभी थोड़ी देर बाद आपको कराना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं इसको, यही फर्क है उसके अंदर, ठीक है। ये करोगे तो डेफिनेशन तो बदल जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला सेम, हर साल फॉर्मूला सेम, हर साल डेप्रिसिएशन सेम जी। 22.5 बुक वैल्यू जी 50, हाउ कम, पूरा 55 होगा चांद, 54.5 हो कैसे सकता है, और चन्न मेरे माई
क्या कहते हो तुम ये? अच्छा जी, उसके बाद जनाब 18 का साल आ गया, डेप्रीसिएशन। अब 55 पे रेट लगा दूं? स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं करना, स्ट्रेट लाइन। यही तो फिर कह रहा था मैं कि ओपनिंग एसिड जो पड़े होते हैं वो पिछले किसी साल में हमने खरीदे थे, जो वर्किंग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो क्या करते थे, ओपनिंग कॉस्ट उठा लेते थे। एसिड जोन जितने भी हैं और जितने एसिड्स हैं और जोन सा मर्जी उनका साल है, हमारे लिए रेलेवेंट स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, कॉस्ट। इसलिए हम ओपनिंग कॉस्ट पे रेट लगा रहे थे। ये तो अकेला एसिड इस तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 100 इंटू 22.5 जी, 22.5, और उसके बाद बुक वैल्यू आ गई 32.5। तो ये एंड पे ज़रा प्रूफ भी हो जाएगा, जो रेजुअल वैल्यू हमने बचाई थी वो बची कि नहीं बची, ठीक है। फिर डेप्रीसिएशन आ गई 100 इंटू 22.5%, तो 22.5 ही आ गया, और बुक वैल्यू आ गई 10। वो रेजुअल वैल्यू ही बची है, क्योंकि हमने इसको डेप्रीशिएट होने ही नहीं दिया था। अब अगर लाइफ से डिवाइड कर रहे हो तो आपको, सॉरी यार ये वही लिख दिया, लाइफ से डिवाइड कर रहे हो तो आपको फिर ये रेजुअल वैल्यू खुद माइनस करनी पड़ती है कॉस्ट में से, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने के लिए, कहीं ताकि कहीं ये डेप्रिशिएट हो ना जाए, और एंड पे यही बचेगी। लेकिन अगर आपने रेट निकाला स्ट्रेट लाइन में और उसमें रेट के फॉर्मूला में आपने रेजुअल वैल्यू को इनबिल्ट कर दिया, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कॉस्ट में से इसको माइनस करने की। एटकमेटिकली यही 10 बचेगा एंड पे, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी ऐसे ही होगा, बस रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर रेट निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हैगा? तब भी सेम आएगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोग पढ़ के ये आते हैं, तो फिर ये ना हो आप कहें जी इंट्रो में ये हुआ था और हमारे साथ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। ये भाई ने जो बोला है आपको समझ आई है? भाई ये फरमा रहे हैं कि आप 1 ओवर लाइफ करके रेट निकालें 25%, 25% निकलेगा ना, करके देखो ना, 1/4 25% रेट निकल आया। अब ये 25% लगाना है तो कॉस्ट माइनस 10 करके, कॉस्ट माइनस रेजो वैल्यू करके 25% करते तो तब भी आंसर यही आएगा। तो बात तो इनकी भी ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला रिवाइज कराने का मकसद बहुत हो जाता है ना। तो ये आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने रिवाइज कराया है, हालांकि पूरे एफएआर में इसने यूज कोई नहीं होना, बल्कि पूरे एफएआर में हमें स्ट्रेट लाइन सवालों के अंदर, स्ट्रेट लाइन वालों में लाइफ ही गिवन होगी और हम उसको कॉस्ट को लाइफ से ही डिवाइड करेंगे। बस कुछ जगहों पर लाइफ चाहिए होगी और गिवन रेट होगा, तो रेट से लाइफ पे आने के लिए 1 ओवर रेट करेंगे। और उन सवालों के अंदर भी मुश्किल वाला नहीं, आसान वाला केस होगा, रेजुअल वैल्यू नील होगी। लेकिन अगर रेजुअल वैल्यू नील ना भी हो तो आपको सिखा दिया, ठीक है ना। चले, तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा अभी तो देखना जरा, मैंने वर्किंग को नहीं छेड़ा, देखना जरा इधर, देखना जरा, क्या चीज मिटाई मैंने, नहीं क्या चीज मिटाई मैंने, फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने का फॉर्मूला। यानी अगर आप बात करें ना डेप्रीसिएशन मेथड की, तो डेप्रीसिएशन मेथड सिर्फ इतनी सी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है इस वर्किंग में। ये है डेप्रीसिएशन मेथड, कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट इनटू रेट, स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत, ठीक है जी। बात समझ आई है? अब यहीं पर जो चेंज आना है तो मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाना है, बाकी फॉर्मेट में तो कोई चेंज नहीं है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर रेट निकालने का फॉर्मूला भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने निकाला इसे, इसको 1 माइनस nth रूट, n क्या है 4, s ओवर c, s स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10, और कॉस्ट तो 10/100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना जी 43.76। अब एंड पे थोड़ी सी मुझे ना
करप्शन करनी पड़ेगी माजरत के साथ। किस लिए? ताकि वो थोड़ा, क्योंकि राउंड किया ना आपने, ये 43.76 राउंड करके दिया या एग्जैक्ट यही आया है? राउंड करके दिया है ना, तो एंड पे फिर एग्जैक्ट 10 बच नहीं रहा होगा, तो मैं आखिरी डिविजन को जरा थोड़ी सी 2 नंबरी, हालांकि वैसे पर्चे में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी करूंगा, प्रूव करना है ना। देखो यहाँ पे भी 10 ही बचा है, ये मैं पहले एडवांस बता रहा हूँ। ओके, या तो फिर सारे वाला रेट ले लो और हर दफ़ा मुझे करके बताओ, एग्जैक्ट रेट अगर यूज़ कर लोगे फिर ठीक है, फिर एग्जैक्ट 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस है, और रिड्यूसिंग बैलेंस की खसूसियत क्या है, इसमें आपने बुक वैल्यू पे रेट लगाना है, पर मुसीबत यह है कि पहले साल में बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट ही बुक वैल्यू है। पहले साल में तो कॉस्ट ही बुक वैल्यू है ना, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन तो आ जाएगी 100 के ऊपर ही कैलकुलेट होकर, कितनी 40 क्या रेट 43.76%। अब ये 43.76% जो है ये आपने वर्किंग नंबर 1 में निकाला है, तो एग्जामिनर को बता दी, तो आंसर आ गया जी 43.76। ठीक है, बुक वैल्यू 56.24। अब 100 इंटू नहीं 100, यही तो फर्क है, यही तो बताया अभी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सीक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू पर रेट लगना है। ठीक है जी, कितने सादा हो तुम लोग, लाइन के बैगर्स, ध्यान से बैठना है जाग के मेरी क्लास में। 56.24। अच्छा, अब कुछ हंस रहे कह रहे हैं लगता है खुद भूल गया था। भाई मैं जब खुद भूलता हूँ मैं बता देता हूँ, मैं कोई टार्जन थोड़ा ही इंसान ही हूँ ना, खुद भूलता हूँ तो बता देता हूँ, शरारतें तो साथ साथ करता हूँ, जब खुद भूलूंगा तो बता दूंगा जी। 44.24, मैं भी कहूँ बढ़ कैसे गया, 24.61। ओके, बुक वैल्यू 31.63 बनेगा, अब 2 नहीं बन सकता। अपने कैलकुलेटर वाला आंसर अब नहीं देना, अब मेरी वर्किंग वाले जो फिगर लिखी ये ध्यान रखना है पर्चे में। अगर तो आपने कैलकुलेटर वाली फिगर राउंड करके यहाँ लिखी है तो फिर कैलकुलेटर पे इसी नहीं 2 फिगर्स को लिखो, ये ना हो कि कैलकुलेटर को साथ अटैच करके आओगे। ये वाली फिगर, तो ये ऊपर दोनों फिगर्स गिवन है ना, इन्हीं का डिफरेंस आंसर होना चाहिए जी। अब 31.63, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपने बुक वैल्यू पर रेट लगाना। 31.63 इंटू 43.76%, आंसर इज 13 बुक वैल्यू 79। ठीक है जी, अब 17.79 पर लगाओ 43.76% जी। 7.78 है ना, मैंने 9 कर दिया है कोई तकलीफ तो बताओ, मैंने राउंड कर दिया आपको। ये कैसे राउंडिंग है, मेरी मर्जी की राउंडिंग है ये। आंसर मैंने बचाना था 10 बचा है वो ना बेटा, थोड़ा सा वो फर्क है ना, रेट को जो आपने राउंड करके लिया था इस वजह से वो थोड़ा सा मुझे एंड पे राउंड करना पड़ा, पर्चे में करने की जरूरत नहीं है, ये तो ज़रा प्रूव करना था इस दफ़ा, तो मैंने कहा चलो कर लेते। लें जी, तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी थोड़ा सा हमें रिवाइज हो गया, और अब रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ हम मूव करने लगे। कोई सवाल है तो बताएं। ये देखें जी, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कोई बच्चा हो सकता है इंट्रो से ये चीज़ लेकर आया हो कि जब कभी उस्ताद उनको रिड्यूसिंग बैलेंस कराते हो तो वर्किंग इस तरह से कर देते हो ताकि बुक वैल्यू पे रेट लग सके, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ना करते हो, और बच्चे की ये मिसकंसेप्शन बनी हुई हो कि ये मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस, ये फॉर्मेट रिड्यूसिंग बैलेंस का है। नहीं, ये फॉर्मेट तो एसेट को किसी भी वक्त उसकी बुक वैल्यू पे दिखाने का और डेप्शन एक्सपेंस निकालने की एक वर्किंग का फॉर्मेट है। आपका जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ये पड़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल गौर से देखो रेट कॉस्ट पर लग रहा है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपका सिर्फ पहला साल ही कॉस्ट पे लग सका, उसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स में रेट किस पर लग रहा है, बुक वैल्यू पे। और फार्मूलाज दोनों में रेट निकालने के डिफरेंट हैं। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत आसान तरीका भी है, भाई ने भी एक तरीका सजेस्ट किया, लेकिन हम इसी पे स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? चलें जी, फिर तशरीफ़ की टोकरियां ले आइए, पिक्चर लेनी है किसी ने, ले लें जल्दी से।
भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है? हाँ, इतने लेट आए थे आप, 50 मिनट की होनी थी। मैं कहा गिला दे लेगी ना थोड़ा। अच्छा जी, 27 इज़ ओके, 25 कर लेना। 26 और 7 वो कह रहे हैं 25, और 26 में सिर्फ फ़र्क ये डाल रहा है कि पहले साल में यकम जनवरी की बजाय यकम अप्रैल को एसिड खरीदा जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस में भी पहले साल के अंदर फ्रैक्शन लग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 28 करवा रहा हूँ जी आपको। 29 आपका होमवर्क है। पहले ही होमवर्क लिख लेना ज़रा। 30 होमवर्क है, 31 होमवर्क है, बहुत सारे होमवर्क है, हु ना करो। उसके बाद यहाँ से डिस्पोजल शुरू होता है, तो मैंने आपको 34 फिर कराना। ठीक है, अब वो सवाल क्यों करवा रहा हूँ इंट्रो वाले, हाथ सीधा करना लाजमी है। आपको आज लग रहा है यार ये क्यों करा रहे हैं, ये इंट्रो वाले काम करवाई जा रहा है, हमसे प्रैक्टिस कराई जा रहा है। तो अगर आप उस्ताद की बात मान के कर लें तो इंशाल्लाह आपको फिर इसके फ़ायदे नज़र आएंगे, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बाद में जाके बंदे को भूल जाती हैं। और बड़े सवालों में मैं कह रहा हूँ, बड़ा सवाल कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ ही होता है। ठीक है, तो इसको लाजमी करना है आप, ये मस्ट वाला होमवर्क है। सोल्यूशन चलो अब तो बंद हुआ पड़ा, देख लूँगा मैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले 28 कराता हूँ, छोटू सा सवाल है, ये क्लास वर्क है, ये ओके पहले ही लिख देता हूँ। एसेट अकाउंट बना दें और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दें। ओपनिंग बैलेंस है, एक एडिशन है, बस मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, एसेट अकाउंट एट कॉस्ट। भाई रिड्यूसिंग बैलेंस को बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लेना कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, नेवर। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनने का मतलब ये है कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। जब तक ये एंट्री नहीं होगी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन रहा। अभी यही तो आपको दिखाया है कि मेथड का फर्क सिर्फ ये है। ठीक है, ये भी तो बुक वैल्यू है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की बुक वैल्यू नहीं होती, होती है, पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए हम कॉस्ट यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं कंफ्यूज ना कर देना, छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी हो जाती हैं, खाम खा में गले पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर समझ में ना हो। रुपीज इन थाउजेंड, बुरी आदतें रुपीज इन थाउजेंड वाली पड़ी हुई है हमें, है जी। एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये अलग होने की वजह से ही तो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया, क्या सवाल में मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आ गई। चलो ना, ये चीजें आगे जाके, जैसे कैश फ्लो का सवाल जो होगा ना, बैलेंस शीट से आप बनाएंगे, करते हैं। बैलेंस शीट आपको सवाल में गिवन होती है, जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं ना वही गिवन होती है। कैश फ्लो उससे बनानी होती है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू हो जाती है और डेटा गिवन नहीं होता क्यूमुलेटिव ऑप्शन का, तो मजबूरन हमें बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। इस तरह आगे जाके एनपीओ के टॉपिक में, तो इसलिए बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जरूर, पर बिल्कुल एंड पे जाके। वो एक IAS 16 नहीं है, यूं समझ लें, वो अगले टॉपिक्स के लिए IAS 16 करते करते एक तरीका सिखाना है, वरना ये है प्रेजेंटेशन IAS 16 की। जब आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो IAS 16 ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो मांगी हुई है उसमें उसने यही अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या कंपनी शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ PPE, क्या क्या, कॉस्ट, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जिसको कॉस्ट को कहते हैं या रिवेल्ड अमाउंट को, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड अक्यूमुलेटेड ऑप्शन एट बिगिनिंग एंड एंड आ रेकंसिलिएशन। ठीक है भाई, तुम्हें हादसे बहुत आ रहे हैं, क्या लतीफे सुना रहा हूं मैं? बंदे बन जाओ, मार ना खा लेना रोजे में, मार खाने से रोजा भी नहीं टूटेगा। थोड़ा इधर होके बैठो, थोड़ा और, हाँ, इससे दूर होके बैठो। ठीक है ही ऐसा ही है। अच्छा जी,
पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, डेप्शन एक्सपेंस निकालने का मेथड WDV मेथड है। मैं वो जान के बोल रहा हूँ जो कि कंफ्यूज करता है, वरना रिड्यूसिंग बैलेंस तो नहीं कंफ्यूज करता ना। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। वजह कैसे पता चला? अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग से नजर आ रहा है। अक्यूमुलेशन का बैलेंस अलग नजर आने का मतलब ही क्या है कि हम डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री करते हैं, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी। तो यकम जनवरी 2000, नहीं ये सवाल है भाई 28वां, देखो यकम जनवरी 2015 पे राहील की किताबों में बैलेंस आ रहा है ओपनिंग एसेट का 50 और एक्विडेशन का 20। तो यकम जनवरी 2015 ही है ना, कॉस्ट 50, यकम जनवरी 15, एक्विडेशन 20। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशंस ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च एंड रेट इज 20% WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस, ये डिमिनिशिंग बैलेंस, कोई भी नाम लिखा हो तो एडिशन की एंट्री वही रहनी है, मेथड से कोई नहीं बदल जानी। क्या एंट्री है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 15। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 15, डेप्शन की एंट्री भी नहीं चेंज हुई। और एसेट अकाउंट में एडिशन तो कॉस्ट पर ही आता है। इनिशियल रिकग्निशन रूल्स दो फॉलो किया, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट। इनिशियल रिकग्निशन जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनिशियल मेजरमेंट किस पर करें? एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होगा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो जो आपने पढ़ा हुआ है दोबारा। ठीक है, परचेज प्राइस, एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह वगैरह। बस ये एडिशन है और कुछ नहीं है। अब क्या करें? आज डिस्पोजल नहीं है, यहाँ डिस्पोजल की वर्किंग्स वगैरह आ जाती वरना। तो अब फिर हमारी वर्किंग वन क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। सबसे पहली चीज ऑन ओपनिंग एसेट्स, और चूंकि डिस्पोजल है नहीं तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है डिस्पोजल को। ठीक है। अब मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट पर रेट सिर्फ एसेट की जिंदगी के पहले साल में लग सकता है। अब ओपनिंग एसेट्स का मतलब क्या है? वो एसेट जो पिछले पीरियड के क्लोजिंग एसेट्स थे, यानी ये पिछले पीरियड से चले आ रहे हैं। साल के पहले दिन भी कोई एडिशन हो जाए तो वो ओपनिंग नहीं कहलाता, वो तो एडिशन डबल एंट्री होगी। लेकिन ये ओपनिंग का मतलब क्या होता है? जो पिछले पीरियड के एंड पर क्लोजिंग एसेट्स थे वो इस महीने के स्टार्ट, इस साल के स्टार्ट पे ओपनिंग एसेट हैं। तो ये तो दूसरे साल होगा, इनकी जिंदगी का तो सब्सिक्वेंट दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी हो सकता है। तो ये ओपनिंग एसेट्स का तो पहला साल नहीं है, इनका तो सब्सिक्वेंट ईयर है। तो क्या मैं 50 पर रेट लगा सकता हूँ? नीनो आ रही है मेरे भाई को, है नीनो आ रही है, नीनो आ रही है। मैं लोरियां सुना रहा हूं तुम्हें, हैं? रोजों में जरा जगाना मुश्किल होता है, आई नो। ठीक है, कोई नहीं, आ जाया करो, जगा मैं लूंगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा जी, क्या हम रेट 50 पे लगा सकते हैं? क्यों? रिड्यूसिंग बैलेंस में सब्सिक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू, इसका मतलब पहली चेंज क्या आई? यहां पर हमने ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेनी है। तो ये चेंज मैंने लाल कर दिया। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट कर दिया। ठीक है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू सारे एसेट्स की निकलेगी कैसे? तो ये आपने यहीं से उठाना है। ये कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स है ओपनिंग डेट पे, और ये अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल एसेट्स है ओपनिंग डेट पे। ओपनिंग डेट पे इनको नेट करें तो ओपनिंग बुक वैल्यू किसी भी दिन खड़े होकर उस दिन तक की डेप्शन को कॉस्ट में से माइनस कर दें, उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ओपनिंग डेट पर अब कॉस्ट नहीं चाहिए बल्कि बुक वैल्यू चाहिए। तो ओपनिंग बुक वैल्यू निकालेंगे हम 50 माइनस 20 करके, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स आ गई, इनटू 20% है रेट। जी आंसर 6। फर्क जान के जिए। ओके, ये है फर्क। ये कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट की बजाय बुक वैल्यू ऑफ, कोई फर्क? ये तो किया हुआ है ना इंट्रो में आपने, इसी के अंदर अब मैंने अभी थोड़ी देर में अगले 5 मिनट में FAR को इन कर देना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑन एडिशंस
एडिशन एक ही है। अच्छा, अब एडिशन है ना, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में भी इसका तो पहला साल है, तो कॉस्ट पर ही रेट नहीं लगना है, ठीक है ना। इसकी तो बुक वैल्यू क्या है, बुक कॉस्ट ही बुक वैल्यू है, मतलब है ही कॉस्ट पड़ी हमारे पास, ठीक है। तो 15 इंटू 20%, लेकिन इस पर फ्रैक्शन लगेगा 10/12, 2 पॉइंट, तो टोटल आ गया जी 8.5। एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8.5 से। तो हमारा सवाल हो गया जी खत्म, बस और क्या जी, फरमाइए। आसान ही है, मुझे पता है, अल्लाह करे तुम एंड तक बस यही कहते रहो, बस मेरी ये चाहत है। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब आसान लग रहा है तो इनको इकट्ठा करके जब एक सवाल बनेगा तो वो भी आसान ही होगा, वो क्यों मुश्किल होगा, ठीक है। हर चीज़ आसान ही लगेगी आपको इंशाल्लाह, एंड तक सारा एफआर पर्चा भी आसान लगेगा इंशाल्लाह, देख लेना। रिजल्ट अल्लाह करे सही आ जाए बस जी। 65 और 31 दिसंबर 2015 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस आ रहा है 28.5। तो मैं डायरेक्ट रिड्यूसिंग बैलेंस वाले डिस्पोजल पे नहीं गया, मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा अब थोड़ा आपको काम करना पड़ना है। ये जो मैंने अगले सवाल होमवर्क में दिए हैं, इनमें बस यही है, थोड़ी प्रैक्टिस है, बस 2 एडिशन 2 डिस्पोजल, सॉरी 2-3 एडिशन आ जाएंगे, 2-3 साल आ जाएंगे, 2-3 तरह के एसेट्स आ जाएंगे। ज़रा देख लेते हैं इसको, ठीक है, कि कौन कौन से सवाल हैं होमवर्क में। तो 29वां सवाल जो है, इसमें उसने क्या कहा है जी, तैमूर ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, 1 जनवरी 9 पे, और इसने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, पहले 3 साल का डेटा दिया हुआ है। अब भाई ये एक ही एसेट, मतलब एसेट 1, जी, he has disclosed following data for first 3 year of a business operation which relates to addition in fixed assets। तो एसेट 1 खरीदा इसने, फिर एसेट 2 खरीदा, एसेट 3 खरीदा, एसेट 4। तो ये एक ही लेजर आपने बनाना होगा, ठीक है। मेथड 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है, बस 3 साल पे इसको लेके जाना, ठीक है। तो इस सवाल को 5 नंबर दिए जाएं तो बहुत होंगे, ये 5 भी वैसे कम होने चाहिए, 4 कर लेते हैं, आज बड़े हो गए अब आप। 4 मार्क्स में सिर्फ टाइम के हिसाब से, इस टाइम के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और 5 मिनट में कर लेना ये सवाल, 5 मिनट भी वैसे तो ज़्यादा हैं। अरे यहाँ क्या हुआ, अच्छा जी, वो बाद में ना असल में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है सारी, असल में ये बाद में मैंने रेफ़र भी करना होता है, किसी न किसी वक्त में रेफ़र करेंगे हम इंशाल्लाह। चलो अल्लाह की मर्जी, ऐसे ही होगी। अच्छा जी, कितने मार्क्स दिए थे इसको 29वें को? 5, 4। वासिफ वाले सवाल के अंदर बिल्डिंग्स ही हैं, एक बिल्डिंग डिफेंस में खरीदी है इन्होंने, एक गार्डन टाउन में, तो 2 अलग अलग लेजर नहीं बना देना। कल किया था ना आपने सवाल, हाँ, अगर एक बिल्डिंग होती और एक व्हीकल होता और एक मशीनरी होती, फिर अलग अलग क्लास ऑफ एसेट, हर क्लास ऑफ एसेट के लिए आपने अलग लेजर बनाने हैं, अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एसेट अकाउंट अलग, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग, फिर पीपी के नोट में जाएंगे तो इनका कॉलम अलग। पर एक क्लास, लैंड एंड बिल्डिंग नॉर्मली एक क्लास है, लैंड अलग बिल्डिंग अलग भी कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास ऑफ एसेट है, व्हीकल्स एक क्लास है, कंप्यूटर्स एक क्लास है, फर्नीचर फिक्सचर्स एक क्लास है। तो हर क्लास को अलग रखना है, लेकिन अगर बिल्डिंग एक से ज़्यादा खरीदी है तो उसके लिए अलग अलग लेजर बनाने ना बैठ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका
बल्कि ये तो है ही 1 साल, ठीक है। इसके चलो 3 साल थे, 5 नंबर कर लो, काम काफ़ी है, ठीक है। इसके आप 3 मार्क्स कर लो। ओके। 31 में वही बात, कटिंग मशीन और मोल्डिंग मशीन, तो है मशीन का ही अकाउंट, एक कटिंग होगी दूसरी मोल्डिंग होगी, मशीनों के अंदर ही रखो, एक क्लास ऑफ एसेट, ठीक है। यहाँ पे देखो मशीन बी, मशीन सी, मशीनें ही हैं ना। फिर मुइन वाला सवाल है, 16 और 17 है, 5 मार्क्स, 4 भी काफ़ी है, बल्कि 4 ही कर लो, ठीक है जी। जी चलो कोई नहीं, फिर भी 4 मार्क्स काफ़ी, वैसे ज़्यादा होते हैं यार, लेकिन मैं आपको बस टाइम बाउंड करने के लिए मार्क्स लिख रहा हूँ, इनमें कोई मार्क्स थोड़े ही हैं, कोई पर्चे वाले सवाल थोड़े ही हैं। पर्चे में इनसे मिलकर सवाल बनेगा, ओके। अब तो पास पेपर पे नहीं जा रहे, ईद के बाद 1 हफ्ता लगेगा हमें, रिवाइजेशन जब कर लेंगे इन्हीं सवालों में, छोटे छोटे सवालों में, उसके बाद फिर हम पास पेपर्स पे चले जाएंगे। फिर जब एक बार हम पास पेपर्स पे चले जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 60-70 सवाल हैं किताब के अंदर, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन IAS 16 के अंदर छोटे छोटे सवाल हैं, देखो 35 तक तो पहुंच भी गए, 60-70 ऐसे ही हैं। लेकिन जब एक बार ये सीख लेंगे और पास पेपर से मूव कर जाएंगे तो फिर जिंदगी में कभी रिवीजन करते हुए भी ये सवाल हमने दोबारा नहीं करने, ये जहन में रखिएगा। कभी भी रिवीजन के अंदर पास पेपर्स, आपको रिवीजन प्लान में किसी टेस्ट के लिए, टर्म टेस्ट के लिए, या एंड पे भी इवन दूंगा पेपर्स के लिए, तो आपके IAS 16 के ये 22 ये 18-20 दिन के अंदर जो किया हुआ काम होगा, इसके लिए ज़्यादा सवाल निकलेंगे तो ये 10, 12, 15 निकल आएंगे जो पास पेपर्स के होंगे। उसमें इंश्योर ये किया जाता है कि आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसमें कवर्ड हैं। तो एक सवाल में जो 4 कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, आपने पढ़ते हुए तो उनको हो सकता है 10 दिन लगाएं, तो एक सवाल में इकट्ठे हुए पड़े होंगे। तो ये जब एक बार हम पूरे कर लेंगे, पास पेपर से मूव कर जाएंगे, यानी हम जब बड़े सवाल करने लग जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स बन चुके होंगे, तो दोबारा रिवीजन करते हुए इन सवालों को हमने दोबारा नहीं करना। ये ना ज़हन में कभी रखिएगा कि आप हर दफ़ा रिवीजन में ये सवाल करने पड़ेंगे, नहीं, ये बस एक बार ज़िंदगी में करने पड़ रहे हैं आपको, उसके बाद कई बार आपको बड़े सवालों में इनको करना पड़ेगा, पर वो बड़े सवालों का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। ये ना परेशान हो यार, इन्ने सवाल होने कर रहे हैं, बाद च किवें रिवीजन करनी है। चलें जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते हैं शुरू। पढ़े सवाल जी, 34वां सवाल पढ़े। यार होमवर्क तो बहुत देने का दिल कर रहा है भाई, पार्ट 2 शुरू कर लो, बहुत देर हो गई।